Hello everyone, welcome to my channel. This is third video of our SSC History CGL PYQ series. So इसकी दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ये थर्ड वीडियो है। इस पूरी सीरीज में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि SSC के CGL के एग्जाम में पूछे जा चुके और आगे भी पूछे जाएंगे। एंड इन वीडियो बनाते हुए कुछ कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं कि क्वेश्चंस लगभग कुछ फिक्स टॉपिक से ही आते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही आते हैं और हर एक बार पेपर में एक बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। और अभी तक जो बच्चों से सुनने को मिल रहा है, इस साल भी सेम ट्रेंड रिपीट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज, मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में 99.3 परसेंटाइल के साथ, एंड ये बाकी सारी मेरी डिटेल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, ये सवाल आया है कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ? लोहड़ी, होला मोहल्ला, तीज या बैसाखी? सो नॉर्मली ये एक परसेप्शन है कि हाँ जी, जो बैसाखी का मेला है वो एक्चुअली में सेलिब्रेट किया जाता है, स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। पर बैसाखी का जो मेन फाउंडेशन या जो मेन बैकग्राउंड है वो उसमें ये पॉइंट भी आता है कि पंजाब में जब खालसा पंथ की जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी का जो ये फेस्टिवल है ये सिख न्यू ईयर को भी सिग्निफाई करता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैसाखी का फेस्टिवल 13 अप्रैल को ये बैसाखी लाई करती और अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी इन ईयर 1699, 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, उनकी लीडरशिप के अंडर में खालसा पंथ स्टैब्लिश किया गया था। खालसा मतलब होता है प्योर, पंथ मतलब कि जो प्योर पंथ है, प्योर ग्रुप है। सो आंसर इसका हो गया डी, बैसाखी। अब ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता था क्योंकि बहुत स्पेसिफिक डिटेल पूछी हुई है इस क्वेश्चन में। आपको पता है 13 अप्रैल को वही डेट है जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो बैसाखी के फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है थ्रू आउट हमारी हिस्ट्री। तो बैसाखी है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है आज की डेट में भी पंजाब में हर साल 13 अप्रैल को। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसके ऊपर फोकस करता था थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन? भक्ति, एजुकेशन, सेल्वेशन या गॉड? आंसर इज सी, सेल्वेशन। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन एक हिंदू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था और इसका कोर था स्पिरिचुअल मूवमेंट जिसका नाम है रामकृष्ण मूवमेंट या वेदांता मूवमेंट भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इसको स्टैब्लिश किया था और इसका फोकस ये था कि जो आइडियल्स ऑफ सैल्वेशन है, जो मुक्ति है, मुक्त बोध होना है, ये जो पूरी संसार की सारी जो भी बॉन्ड है इनसे जो छुटकारा चाहिए वो कैसे मिलेगा? सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन से। और ये फाउंड किया गया था बाय स्वामी विवेकानंद जो कि डिसिपल थे रामकृष्ण परमहंस जी के ऑन 1 मई 1897। 1 मई 1897 में ये फाउंड किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको किसने फाउंड किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। एक चीज याद रखिएगा, 3-4 जो 5 इंपॉर्टेंट फिलोसफर, स्कॉलर, रिफॉर्मर्स हैं उन पे सवाल जरूर बनते हैं। राजा राम मोहन रॉय पे, तो ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। सेकंड, दयानंद सरस्वती जी पे। थर्ड, ईश्वर चंद विद्यासागर पे। फोर्थ, स्वामी विवेकानंद जी पे, स्वामी विवेकानंद जी पे और उन्हीं के साथ साथ जो एसोसिएटेड है विवेकानंद, और रामकृष्ण परमहंस मिशन पे। इन पे हर साल कोई ना कोई एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। कभी राजा राम मोहन रॉय जी के ऊपर पूछ लिया जाता है, कभी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर पूछ लिया जाता है, कभी ईश्वर चंद विद्यासागर जी के ऊपर पूछ लिया जाता है।
तो ये सारी चीजों को आपको उस तरीके से पढ़ना है, पेपर को एनालिसिस करके जाना है। ये जो मिशन था ये बात करता था कर्म योग पे, कि अच्छा कर्म करोगे, सेल्फलेस वर्क करोगे विथ अ डेडिकेशन टू गॉड, तो आपको मुक्ति मिलेगी। इसके सेंटर अराउंड द वर्ल्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू टेक्स्ट ये पूरा रामकृष्ण मिशन पब्लिश करता है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था? तो देखिए विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज आती हैं। याद रखने की तरीके है, हमको SST, हम SST पढ़े सोशल स्टडीज, आता है SST मतलब संगम, दूसरा है इसका मतलब सुलुवा, T का मतलब तुलुवा एंड A का मतलब अराबिडू। सो 2 भाई थे हरिहरा एंड बुक्का, जिन्होंने ये एरिया कार्व आउट किया अपने लिए और नई एम्पायर बनाई, सिटी ऑफ विक्ट्री, जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर, और ये किया है 1336 में। इस टाइम दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकों के तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही बहामनी एम्पायर, जो कि उन्हीं का एरिया कार्व आउट करके एग्जिस्टेंस में आती है इन 1347। सो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर भी एग्जिस्टेंस में आता है बाय ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, जो कि बिलोंग करते थे संगम डायनेस्टी को। विजयनगर के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। विजयनगर भी आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग पेपर में अलग अलग सवाल पूछे गए हैं, एक आधा सवाल। देखिए टोटल हिस्ट्री से 3 से 4 सवाल बन रहे हैं, कभी 2 भी बनते हैं, 1 भी बनता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वो है विजयनगर एम्पायर हो गया, रिफॉर्मर्स हो गए। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, संगम डायनेस्टी। देखिए फिर राजा राम मोहन रॉय पे सवाल है। तो राजा राम मोहन रॉय ने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था ब्रह्मोस सभा। उसको बाद में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इस ब्रह्मोस समाज। जो लोग थोड़ा सा भी जानते होंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, तो वो बिल्कुल परफेक्टली बता सकेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल देने वाला था मुगल राजा अकबर II। इन्होंने ब्रह्मो सभा फाउंड किया था, ब्रह्मो सभा कलकत्ता में, जो कि बाद में ब्रह्मो समाज नाम से जाना गया। यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कन्विंस करने में विलियम बेंटिक को कि सती पे बैन लगाया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था राजा राम मोहन रॉय ने। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनाइसा भी बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए इनके साथ। तो ये याद रखिएगा, क्या नाम था? ब्रह्मो सभा। तो ब्रह्मो सभा क्या बन गई? ब्रह्मो समाज बन गई। ये रिफॉर्मर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन पे सवाल पूछे जाएंगे और आगे पहले भी पूछे जाते रहे। ठीक है, तो राजा जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी स्टेट में हड़प्पन सिटीज नहीं मिलती? देखिए गुजरात में धौलावीरा दिखता है आपको, हरियाणा में राखी गढ़ी दिखती है, गढ़ी कह लीजिए, राखी गिरी कह लीजिए। राजस्थान में काली बंगन देखने को मिलती है और बहुत सारी साइट्स अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर में मांडा देखने को मिलती है, पंजाब में रोपड़ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं अलग अलग साइट्स, अलामगीरपुर वगैरह। लेकिन उत्तराखंड में कोई ऐसी साइट देखने को नहीं मिलती। तो आंसर है ए, उत्तराखंड। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ब्रोंज बेस्ड सिविलाइजेशन था, यानी यहां पे ब्रोंज बेस्ड टूल बनते थे, ब्रोंज बेस्ड टूल से ही सारी चीजें की जाती थी। और शुरुआत के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन था उस एरा में जब दुनिया भर में डेवलपमेंट का स्कोप बहुत कम था। उस एरा में इंडिया में एक काफी डेवलप सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान वाला इलाका, इंडिया वाला इलाका, काफी सारे इलाके में लाई करती थी।
अब तो र्यून में हो गया, बहुत सारे बाद में सारी हिस्ट्री बदल गई, तो इनको बाद में ढूंढा गया दोबारा। इवन 1920s तक तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ये तो 1920s में हमको पता चला कि ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जब हड़प्पा नाम का शहर हमको मिला, फिर मोहनजोदड़ो मिला, और 1924 आते आते ये अनाउंस हो गया कि एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो कि काफी ज्यादा मॉडल, काफी ज्यादा साइंटिफिक थी। उसका ड्रेनेज सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न पे उसके घर होते थे, काफी डेवलप थी पूरी दुनिया भर के लेवल पे, और बहुत दुनिया के हिस्सों से ट्रेड करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल से लेके आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वहां पे ये सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, हिंदू कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ? सॉरी, हिंदू कॉलेज इन 1791 स्टैब्लिश हुआ कौन सी जगह पे? कलकत्ता में, ढाका में, सूरत में, या फिर बनारस में? तो देखिए, ये हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करें तो हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1791 में, और ये कहां हुआ था? बनारस में हुआ था। इसका काम क्या था? एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट की जो भी स्टडी है उसको प्रमोट कराना। क्लियर है? तो ये आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। आज भी आप जानते हैं इसको एस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो किया था उस एरा के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और जोनाथन डंकन ने। तो ये एस्टेब्लिश किया गया था ताकि प्रिजर्व किया जा सके संस्कृत की जो टेक्स्ट है। वो ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको ये टेक्स्ट की जरूरत थी इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसका आंसर होगा बनारस। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज्योतिबा फुले जी ने गुलामगिरी इन 1873 लिखी, ये सबको पता है, कौन सी भाषा में लिखी? तो गुलामगिरी के ऊपर ये सवाल है। देखिए, गुलामगिरी, इस पे सवाल अलग अलग पेपर में आते रहे हैं, आगे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुलामगिरी पे दोबारा सवाल आएंगे। तो ये किताब लिखी गई थी इन मराठी। इसका प्रीफेस अंग्रेजी में था और इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था विद द टाइटल स्लेवरी। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज भी स्टैब्लिश किया था टू प्रमोट इक्वालिटी इन सोसाइटी। इनको ऐसा माना जाता है कि ये पहली हिंदू थी, माना जाता है, ये बिलीव है ये कि इन्होंने पहली हिंदू थी जिन्होंने एक ऑर्फनेज स्टार्ट किया था फॉर अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। तो ज्योतिबा फुले ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ज्योतिबा फुले के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने गुलामगिरी लिखी और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। मराठी में ये लिखा गुलामगिरी, ठीक है, और फाउंड किया सत्य शोधक समाज। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सत्य शोधक समाज इन्होंने फाउंड किया। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एंटी कास्ट एक तरीके के रिफॉर्मर थे जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते थे। इनकी वाइफ सावित्री बाई फुले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वुमेन एजुकेशन इन इंडिया में। इन लोगों ने फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स स्टार्ट किया इन 1848 पुणे में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने। तो इसका आंसर है बी, मराठी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस को स्टैब्लिश किया, कहां पे स्टैब्लिश किया? तो आंसर है लंदन। देखिए, बहुत सारे इंडियंस के ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो इंडिया के बाहर लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये जो बाहर लड़ाई लड़ रहे थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वालों में से एक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन नेशनलिस्ट व्यू को प्रमोट करने के लिए अमंग इंडियन स्टूडेंट इन ब्रिटेन, वो स्टूडेंट्स जो ब्रिटेन में पढ़ने गए हैं लेकिन वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक हाउस बनाया गया जिसका नाम था इंडियन हाउस। तो एक स्टूडेंट रेजिडेंट था
ये स्टूडेंट रेसिडेंस 1905 से 1910 तक एग्जिस्ट करता था। नॉर्थ लंदन के इलाके में ये था। ये लोग एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते थे, द इंडियन सोशलिस्ट नाम के न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था। सो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था बाहर से इस पूरे मूवमेंट को कैसे आगे लेके जाया जाए, कैसे वहां पे रहने वाले इंडियंस को प्रमोट किया जाए कि वो बात कर सके देश की आजादी के लिए। आंसर लंदन। तमिल वर्ड मूविंदर का क्या मतलब है, जो संगम टेक्स्ट में मेंशन किया जाता है, मूविंदर का क्या मतलब है? तो देखिए, संगम एज में जो 3 चीफ्स थे, कौन कौन से? पांड्यास, चोलास एंड चेरास। यही संगम एज की 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है और इन्हीं को 3 चीफ्स को क्या बोला जाता था? मूवंदर्स। तो ये तमिल वर्ड है, तमिल वर्ड जिसका मतलब है हेड ऑफ द 3 रूलिंग फैमिलीज पांड्यास, चोलास एंड चेरास, उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता था इन संगम पोएम्स। और यही काफी ज्यादा पावरफुल बने बाद में, और ये आप लोगों ने नाम सुने हैं चोलास का, पांड्यास का, चेरास का। सो ये 3 चीज के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता था मूविंदर। मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई? 1906 में। कौन सी जगह फाउंड हुई? ढाका में, जिसको ढाका कहते हैं बांग्लादेश की कैपिटल। तो मुस्लिम लीग की बात अगर हम करें तो देखिए, कुछ पढ़े लिखे पॉलिटिशियन मुस्लिम इकट्ठा होते हैं 1906 में ढाका में, और उनका एक ही फोकस है कि हम मुस्लिम इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे लॉर्ड मिंटो भी, क्योंकि ये लोग ढाका में जो इकट्ठे होते हैं, ये अपने कुछ एजेंडास को लेके जाते हैं लॉर्ड मिंटो के पास, और लॉर्ड मिंटो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो चाह ही रहे थे। इनकी बहुत सारी बातें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 में आए थे उसमें एक्सेप्ट भी की जाती है। फिर ढाका में जो फॉर्म हुए, इसमें फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आगा खां थर्ड ने। उसके अलावा हुसैन शहीद सूरावर्दी थे, उसके अलावा ए फजलुल हक थे, नवाब वकार उल मुल्क कंबो थे। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल इन लोगों ने प्ले किया था इसकी फाउंडेशन रखने में। और इसका बैकग्राउंड क्या है? 1905 में पार्टीशन हो चुका था। तो ये इंपॉर्टेंट आगे बन के, आगे चल के यही मुस्लिम लीग इंडिया के पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बोली जाती है। इसी के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना बाद में जाके प्रधानमंत्री के, पाकिस्तान के वजीर आजम बने। तो ये फॉर्म कब हुई थी? 1906 में ढाका में। इनमें से कौन सा टाउन बिल्ड किया गया था बाय रूलर विजय आला? तो विजय आला राजा के द्वारा कौन सा टाउन स्टैब्लिश किया गया था, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, विजय आला बिलोंग करते थे चोला फैमिली को। इन्होंने मुटियायार नाम के राजा को हराया कावेरी डेल्टा में, और इन्होंने थंजावुर नाम का शहर स्टैब्लिश किया, और बहुत सारे वहां पर टेंपल बनवाए। सो ये याद रखिएगा, थंजावुर, और जो टेंपल बनाए गए थे वो थे गॉडेस निशुम बसुदनी के लिए। निशुम बसुदनी इंपॉर्टेंट गॉडेस। यहां पे पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं, अब आगे भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल थोड़े से फैक्चुअल डोमेन में चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो चोलास है, ये आपको मिडिवल में एज इंपीरियल चोलास भी देखने को मिलेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर थे राजेंद्र वन, राजा राजा वन। अगला सवाल है, पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ? तो देखिए, 1872 में पार्शियल सेंसस हुआ, 1881 में कंप्लीट सेंसस हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी प्रमोट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आंसर इज 1881, और ये सवाल काफी अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये आगे भी रिपीट हो सकता है। अनंतराज सागर टैंक किसने बिल्ड किया था? कौन से रूलर्स ने बिल्ड किया था? अब देखिए, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया।
बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया। इसको बिल्ड किया गया था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे तालाब बनवाए। तो मालदेवी नदी के ऊपर जो सागर टैंक था जिसका नाम था अनंतराज, ये भी विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने ही बनवाया है। विजयनगर एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे केडियार। उनके द्वारा एक काफी फेमस डैम बनवाया गया था जिसका नाम था कोरंगल डैम। तो आंसर इसका है विजयनगर एम्पायर। फिर देखिए विजयनगर एम्पायर से सवाल, विजयनगर एम्पायर से कितने सवाल, देखिए ये भी विजयनगर सॉरी ये चोला से सवाल है। विजयनगर एम्पायर से एक ही दिन की 4 शिफ्ट में अलग अलग सवाल आए हुए, तो ये याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी विजयनगर एम्पायर पे था, यानी एक शिफ्ट 1 में आया था क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आया था आपका शिफ्ट 3 में। परमहंस मंडली 1840s में फाउंड की गई। कौन सी जगह में फाउंड की गई परमहंस मंडली? तो देखिए परमहंस मंडली एक सीक्रेट सोशियो रिलीजियस ग्रुप था जो 1840s में फाउंड की गई बॉम्बे के इलाके में। इसको स्टार्ट करने वालों में थे दुर्गाराम मेहता जी, ददोबा पांडुरंग जी और उनके काफी सारे दोस्त। तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके प्रचार में, प्रसार में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कौन, क्या है नाम इसका? परमहंस मंडली। काम क्या है? ये सोशियो रिलीजियस ग्रुप है। इसका पर्पस क्या है? एबोलिशन ऑफ कास्ट, जो कास्ट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। और कहां फाउंड किया गया, जो सवाल पूछा गया, तो इस सवाल का आंसर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया बॉम्बे में। अगले सवाल पे मूव करते हैं। 1857 के रेबेलियन के टाइम पीरियड में कौन था राजा, मुगल राजा कौन था? सो आंसर इज बहादुर शाह जफर। ये पोएटिक टाइटलर, मतलब इनका नाम था बहादुर शाह सेकंड, लेकिन इनको जो टाइटल इस्तेमाल किया जाता है वो है बहादुर शाह जफर। ये 20th और लास्ट मुगल राजा थे, पोएट भी थे और सेकंड सन थे अपने फादर अकबर टू के। अकबर टू की पहली चॉइस ये नहीं थे, अकबर टू की पहली चॉइस ये नहीं थे। नॉर्मली इनके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है। सो देखिए अकबर टू की पहली चॉइस थे उनके बड़े बेटे मिर्जा जहांगीर। पर मिर्जा जहांगीर को ब्रिटिशर्स की बहुत इंटरफेरेंस पसंद नहीं थी। तो मिर्जा जहांगीर ने ब्रिटिशर्स के रेसिडेंट जो रेड फोर्ट में रहते थे उस पर हमला किया। इसलिए ब्रिटिशर्स ने कहा अकबर टू को कि मिर्जा जहांगीर को हम राजा नहीं बना सकते, तो राजा बनने की बारी है उनके दूसरे नंबर के सन बहादुर शाह जफर की। और ये टाइटुलर पोजीशन है, देखिए सारी चीज तो ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो इनको राजा बनाने के पीछे ब्रिटिशर्स का इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था। पर 1857 के रेबेलियन में जब सोल्जर्स आते हैं मेरठ में, इनसे बोलते हैं आप हमको लीड करो, तो ये एग्री करते हैं और ये 1857 के रिवॉल्ट के एक चेहरे की तरफ, एक चेहरे के रूप में सामने निकल के आते। 1858 तक पूरा रेबेलियन फिनिश हो जाता है और इनको भेज दिया जाता है रंगून, एक्साइल कर दिया जाता है रंगून में। और इनकी डेथ हो जाती है 4 साल बाद रंगून में ही, इन 1862। इस सवाल पूछा गया है 2200 से लेके 1900 साल पहले कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे सामान अनलोड किया जाता था, यानी पोर्ट का नाम पूछा गया। आंसर इज अरिकामेडू, ये आपको दिख रहा होगा। ये आज की डेट में पोंडुचेरी या पुडुचेरी शहर के काफी पास है। ये इंडो रोमन एक ट्रेडिंग सिटी थी। ये इंडो पैसिफिक बीड मेकिंग सेंटर के वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन जगह थी। इसका मेंशन आपको देखने को मिलेगा पेरिप्लस ऑफ द थायरन सी में, जो कि एक एनोनिमस ग्रीको रोमन टेक्स्ट है। उसके अलावा इसी का मेंशन आपको बाद में देखने को मिलेगा प्लॉटमी की बुक एटलस ज्योग्राफिया में। पर जो नाम देखने को मिलेगा वो पोदुके देखने को मिलेगा, पोदुके एम्पोरियम। इसलिए आपको ब्रैकेट में पोदुके भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आंसर इज अरिकामेडू। ये पौंडीचेरी में आपको देखने को मिलेगा, पौंडीचेरी में लाई करता है, पुडुचेरी पौंडीचेरी। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कहां पे स्टैब्लिश, कब स्टैब्लिश हुई? 1936, 1925, 1940। सो आंसर इज 1940।
देखिए, जो ये पार्टी थी ये फाउंड की गई थी बाय त्रिदिव चौधरी जी, और इसका रूट था बंगाल में, बंगाल लिबरेशन मूवमेंट में। और 1940 में ये फाउंड की गई थी, अभी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन अब लेफ्ट फ्रंट का हिस्सा है। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो फार लेफ्ट वाली थी। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन था जो आप नॉर्मली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं टफ कैटेगरी में। सो आंसर इज सी। कुछ ऐसे क्वेश्चन हर बार आएंगे जो थोड़े से कंपैरेटिवली टफ होंगे। अगर अभी आप लोगों का एग्जाम है तो कुछ जो टॉपिक आप लोगों को कंसीडर करने चाहिए पढ़ने के लिए वो है हर्ष, मौर्य, गुप्ता, उससे पहले आईवीसी, देन आप लोगों के लिए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विजयनगर एम्पायर। मुगलों से एक दो बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर रिफॉर्मर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे डोमेन्स है जहां से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं एग्जाम से पहले। सो थैंक यू एवरीवन। ये पार्ट थर्ड था हमारा इस सीरीज का। ऐसे ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।